मैंने अपने घर पर एक नौकरानी रखी हुई थी जो बहुत ही कम उम्र की थी। वह हर समय अपना चेहरा घूंघट से ढके रहती थी, मगर वह बहुत अच्छा काम करती थी। मेरी कमर में जब भी दर्द उठता तो मेरी नौकरानी मेरी इतनी अच्छी मालिश करती कि मुझे थोड़ी ही देर में आराम मिल जाता था। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, मम्मी, आपको मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से आपने अपना चेकअप नहीं करवाया है। तो मैंने अपने बेटे को बताया, बेटा, हमारे घर की जो नौकरानी है वह हर रोज रात में मेरी कमर की मालिश करके ही सोती है, जिससे मुझे अब बहुत आराम मिला है। यह सुनकर मेरे बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया और वह तुरंत ही भागता हुआ नौकरानी के पास पहुंचा और उसे खींचते हुए लेकर आया। उसने जैसे ही नौकरानी का घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई, यह देखकर कि वह तो नौकरानी नहीं थी बल्कि मेरा नाम अनीता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 जवान बेटों की माँ भी हूँ। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं दिल्ली आकर बस गई, क्योंकि मेरे पति का दिल्ली में फैमिली बिजनेस था। हमारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पति अपने बिजनेस को विदेश तक फैला रहे थे, जिससे हमें बहुत प्रॉफिट होता था और हमारे पास खानदानी जायदाद की भी कोई कमी नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनकी परवरिश हमने बहुत अच्छे से की थी। मेरे पति हमेशा से यह चाहते थे कि मेरे दोनों बेटे इतना पढ़ लिख जाए कि वह भी उनकी तरह विदेश में जाकर उनके बिजनेस को आगे संभाल सकें। लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा था वह मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे बिना रह नहीं सकता था, इसीलिए उसने विदेश जाने से मना कर दिया। और मेरा छोटा बेटा तो बचपन से ही बहुत मनमौजी रहा था। वह हमेशा से सिर्फ वही करता जो उसकी मर्जी होती। मेरे पति को अक्सर अपने बिजनेस के लिए विदेश जाना पड़ता था। फिर समय के साथ जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, मेरे पति को कई कई महीनों तक विदेशों में ही रहना पड़ता और उनका जाना भी जरूरी था। मैं और मेरा बड़ा बेटा ज्यादातर समय घर पर ही बिताते और मेरा छोटा बेटा बाहर आवारागर्दी करता रहता। बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा था और कॉलेज से आने के बाद दिल्ली में जो कारोबार था उसमें भी अपना समय दे रहा था। वह मुझसे अक्सर कहता, मम्मी, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी पापा मुझे विदेश में बुला लेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं यहीं पर अपने कारोबार को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं। अगर मैंने यहीं पर कुछ बेहतर कर दिखाया तो मुझे आपसे कभी भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे बेटे का मेरे लिए प्यार देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश होती। मेरे पति तो अब घर से बाहर थे। फिर पता नहीं आखिर क्या हुआ कि मेरा बड़ा बेटा जब भी छोटे बेटे को किसी बात के लिए समझाता तो वह अपने बड़े भाई से जबान लड़ाने लगता और उससे झगड़ा शुरू कर देता। उसे हमेशा से ही यही लगता था कि मैं अपने बड़े बेटे को उससे ज्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए वह उससे जलन महसूस करने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि जैसा वह सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और वह अपने बड़े भाई से किसी भी तरह की बदतमीजी ना करें, लेकिन वह मेरी एक बात नहीं सुनता। मैं बहुत परेशान रहती कि आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई जो मेरा छोटा बेटा ऐसा निकल गया। आए दिन के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन मैंने अपने छोटे बेटे पर हाथ उठा दिया, जिससे वह मुझसे इतना नाराज हो गया कि वह घर छोड़कर ही चला गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मेरा छोटा बेटा मुझे गलत समझता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बड़ा बेटा 2 ही लोग रहते थे। मैं अपने घर के सारे काम खुद ही किया करती थी, क्योंकि मैं कोई कामकाजी महिला नहीं थी। अगर मैं घर के काम के लिए कोई कामवाली बाई रख लेती तो मेरे पास बहुत समय ऐसा बचता जिसमें मैं बोर होती रहती और मुझे अपने बेटे के लिए खाना बनाना बहुत पसंद था। मेरा बड़ा बेटा अपने कारोबार के चलते अब काफी बिजी रहने लगा था। तो एक दिन वह बोला, मम्मी, आप घर में कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती, ताकि आपको भी अब थोड़ा आराम मिल सके। तो मैंने उसकी बात को टाल दिया। मैंने कहा, अरे पागल, अभी मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि मैं घर के काम भी ना कर सकूं। लेकिन एक दिन जब मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी
तभी अचानक से एक मोटरसाइकिल मेरे इतना करीब से गुजरी कि मैं अचानक से हड़बड़ा गई और मेरा पैर फिसल गया और मैं वहीं गिर गई। कुछ लोगों ने मुझे अचानक से घेर लिया, लेकिन तभी वहां एक लड़की आई जो अपना चेहरा ढके हुए थी। उसने मुझे तुरंत उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कमर में चोट आ गई थी, जिसमें मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी। फिर वह जैसे तैसे लोगों की मदद लेकर मुझे रिक्शे से घर लेकर आई। मैंने रास्ते में ही अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके घर बुला लिया था और वह अपने साथ हमारे पहचान के डॉक्टर को ले आया। जब उन्होंने मेरी जांच की तो उन्होंने मुझे आराम करने की सख्त हिदायत दी और कहा कि अब मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट करूं, क्योंकि अगर मैंने घर का एक भी काम छुआ तो मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं बिस्तर पर ही लेटी रहूंगी तो मेरे घर के काम कौन करेगा। मेरा बेटा भी मेरे लिए बहुत परेशान होने लगा। तभी वह लड़की जिसने मेरी मदद की थी वह बोली, मेम साहब, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपके घर के कामों की जिम्मेदारी उठा लूं? क्योंकि मुझे भी काम की ज़रूरत थी। तो अगर आप मुझे नौकरानी के लिए रख लेंगी तो आपकी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी काम मिल जाएगा। मैंने सोचा, लड़की भली है। जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी तो इसी लड़की ने मेरी मदद की। तभी मेरा बेटा भी बोला, माँ, आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन इसने आपकी मदद की है, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इसके लिए कुछ करें। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी कि अब मैं नौकरानी कहाँ ढूंढूंगी, और मुझे बैठे बिठाए ही घर संभालने वाली मिल गई। फिर मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम शोभा बताया। मेरे बेटे ने शोभा से चाय बनाकर लाने को कहा। जब शोभा वहां से चली गई तो मेरे बेटे ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, माँ, आप इससे अपना कोई पर्सनल काम मत करवाइए, इसे सिर्फ घर के काम ही करने दीजिएगा, क्योंकि यह नौकर लोग अक्सर सर पर चढ़ जाते हैं। आपके सारे काम मैं खुद कर दिया करूंगा और आपका अस्पताल में चेकअप भी टाइम टू टाइम करवा लाऊंगा। बल्कि मैं आपके लिए एक नर्स रख लूंगा, जिससे आपको वह कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज करवाती रहेगी। अपने बेटे का मेरे प्रति प्यार देखकर मैं मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। मैं मन में यही सोचती कि मेरा बड़ा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, वहीं छोटे बेटे को तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। वह मेरा हालचाल तक नहीं पूछता, जबकि मैंने जब भी उसे फ़ोन किया तो उसका नंबर बिजी ही गया है। मुझे अपने छोटे बेटे का यह रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नौकरानी के आने से घर में रौनक सी आ गई थी। वह काम में बहुत तेज थी, हर काम फटाफट कर लेती थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया था। वह हर रोज़ आती और मुझे एक्सरसाइज करवाती। एक दिन जब नर्स नहीं आई तो उस दिन मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठने लगा। जब मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाना चाहा तो उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। मुझे तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तभी मेरी नौकरानी मेरे लिए कमरे में सूप लेकर आई। जब मेरी नौकरानी ने मेरी हालत देखी कि मैं दर्द से तिलमिला रही हूं तो वह मुझसे कहने लगी, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपकी कमर की अच्छी मालिश कर देती हूं, जिससे आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। और हुआ भी ऐसा। उसने मेरी इतनी अच्छी मालिश की कि मुझे थोड़ी ही देर में आराम मिल गया और बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई थी। इतने दिनों से वह नर्स घर आ रही थी और मुझे एक्सरसाइज करवा रही थी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कुछ आराम नहीं मिल रहा था। जबकि मेरी नौकरानी ने जैसे ही मेरी मालिश की तो मुझे अपनी हालत में सुधार लगने लगा। जब मैं सोकर उठी तो मैंने उसकी तारीफ की तो वह कहने लगी, मेम साहब, आप अपने बेटे को यह बात बिल्कुल ना बताइएगा कि मैंने आज आपकी मालिश करी है, नहीं तो वह मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। मैंने भी उससे कह दिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे बेटे ने मुझे मेरी नौकरानी से अपने पर्सनल काम करवाने से मना किया था,
तो मैंने सोचा कि बिना बात मैं अपने बेटे को यह सब क्यों बताऊं। और फिर मेरा बेटा आजकल अपने बिजनेस को लेकर इतना बिजी रहता है कि उसे घर आने का भी वक्त कम ही मिल पा रहा था। अब जब भी मुझे कमर में दर्द होता तो शोभा तुरंत ही मेरी मालिश कर देती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वह हर रोज खुद ही मेरे कहे बगैर मेरे कमरे में आती और मेरी ऐसी मालिश करती कि मुझे बहुत आराम मिलता। अब ऐसा हो गया था कि मुझे अस्पताल जाने और दवाइयाँ खाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। हर रोज मालिश होने की वजह से मैं तेजी से ठीक होने लगी थी। और यह सारा कमाल मेरी नौकरानी शोभा की मालिश का था। मेरा बड़ा बेटा अनुराग अपने काम के सिलसिले की वजह से कई दिनों से घर नहीं आया था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। लेकिन एक दिन मेरा छोटा बेटा अमन अचानक ही मुझसे मिलने चला आया। तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। उसने आते ही मेरा हालचाल पूछा और मुझे अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। लेकिन जाते हुए वह कहने लगा, भैया को यह सब मत बताइएगा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर उसे पता चलेगा कि तुम मुझसे मिलने आए थे तो वह खुश ही होगा। तो इस बात पर छोटा बेटा कहने लगी, अभी मैं आपको यह सब नहीं बता सकता। लेकिन आपको मेरी कसम है कि आप भैया को यह सब नहीं बताएंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों भाइयों के बीच में क्या चल रहा था, क्योंकि बड़ा बेटा भी कई बातें छोटे बेटे से छुपाने को कहता रहता। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक हफ्ते के बाद मेरा बड़ा बेटा अचानक ही घर आ गया। उस वक्त शोभा मेरी मालिश कर रही थी। उसने जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो शोभा को देखकर वह चौंक गया और कहने लगा, तुम यहाँ मम्मी के कमरे में क्या कर रही हो? इससे पहले कि मेरे मुंह से यह निकल जाता कि वह मेरी मालिश कर रही थी, वह जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, साहब मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो बस मेम साहब को सीधा लिटाकर उनकी कमर के नीचे तकिया लगा रही थी। शोभा की बात सुनकर मेरे बेटे के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वह बोला, मैं तो डर ही गया था कि आप कहीं इससे अपनी मालिश तो नहीं करवा रही हैं। मैंने कहा, बेटा तुम्हें इस लड़की से दिक्कत क्या है? यह लड़की अच्छी खासी है, हर काम जल्दी से कर देती है, जो कहो एक बार में बात भी सुन लेती है। और वह जो नर्स तुमने रखी है वह तो एक नंबर की कामचोर है। एक दिन के लिए आती है और 2 दिन के लिए गायब हो जाती है। इसलिए अब तुम उस नर्स को आने से मना कर दो। मेरा बेटा बोला, मम्मी मुझे आखिर नौकरानी से क्या दिक्कत हो सकती है? मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि एक नौकरानी इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं करवा सकती जितनी कि एक ट्रेंड नर्स करवा सकती है। मैंने तो सिर्फ इसलिए मना कर रखा है क्योंकि नौकरानी को कोई अनुभव नहीं है, और बिना अनुभव के अगर उसने आपकी मालिश की या आपको एक्सरसाइज कराई तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मुश्किल और बढ़ जाए और आपकी कमर की कोई हड्डी इधर-उधर खिसक जाए। अपने बेटे की फिक्र देखकर मैं मुस्कुरा दी। पहले मैंने सोचा कि मैं उसे सब कुछ बता दूं। फिर मुझे लगा कि अभी तो मैं थोड़ा ही ठीक हुई हूं और मैं चाहती थी कि जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं तो मैं अपने बेटे को सरप्राइज दूं। कुछ ही दिनों में मैं चलने फिरने लगी। शोभा रोज रात को 1 घंटे तक मेरी अच्छे से मालिश करती और मुझे एक्सरसाइज भी करवाती। लेकिन मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी कि मेरी नौकरानी हर वक्त अपना चेहरा घूंघट से छुपाकर क्यों रखती है। आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या हुआ है? एक दिन मैंने उसे इस चीज को लेकर पूछ ही लिया, शोभा घूंघट तो गैर मर्दों से किया जाता है, मेरे सामने तो तुम अपना घूंघट खोल सकती हो। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई और बोली, मेम साहब मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है। अगर मैंने घूंघट उठाया तो आप मेरा चेहरा देख नहीं पाएंगी। उसकी बात सुनकर मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि जरूर इस बेचारी के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है और इसका चेहरा जल गया होगा। मैंने बेकार ही इससे यह बात कह दी। इसके पुराने जख्मों पर मैंने नमक छिड़क दिया। उस दिन के बाद से मैंने उससे कभी भी अपना चेहरा दिखाने की बात नहीं की। अगले दिन शाम को मेरा छोटा बेटा अमन मुझसे मिलने के लिए आया।
जब वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा, तुम यहीं क्यों नहीं रहते हो? आखिर कब तक तुम्हारी नाराजगी चलेगी? तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मेरी हालत अभी इतनी ठीक नहीं थी कि मैं सीढ़ी से उतरकर नीचे जाती। इसलिए जब वह चला गया तो मैं खिड़की से जाकर उसे देखने लगी। तो मैंने देखा कि अमन शोभा को कुछ दे रहा था। उसके जाने के बाद मैंने शोभा को बुलाया और पूछा, मेरा बेटा तुमसे से क्या कर रहा था? और उसने तुम्हें क्या दिया है? तो वह बोली, वह मुझे आपका ख्याल रखने की बात कर रहे थे और उन्होंने जाते हुए मुझे कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं पूरे दिल से आपकी सेवा कर सकूं। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे शोभा की बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगता कि बात कुछ और है। उस सारी रात मैं बेचैन रही और अपने आप को यही समझाती रही कि उसने जो कहा वही बात है। क्योंकि और आखिर क्या बात हो सकती है? मेरे छोटे बेटे को भी मेरी फिक्र होगी, इसीलिए उसने शोभा को मेरा ख्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन मेरा बेटा अनुराग जब घर आया तो वह मुझसे बोला, मम्मी आप तैयार हो जाइए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। आपका बहुत दिनों से चेकअप भी नहीं हुआ है और मुझे चिंता हो रही है कि पता नहीं आपकी कमर का दर्द पूरी तरह से खत्म हुआ भी है या नहीं। उसकी बात सुनकर अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, अरे बेटा, कमर का दर्द तो मेरा कब का खत्म हो गया। यह जो नौकरानी है इसने मेरी कमर की हर रोज इतनी अच्छी मालिश करी है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और खुद से उठकर चल फिर सकती हूँ। मेरी बात सुनते ही वह तुरंत गुस्से से बाहर निकल कर गया। यह देख मैं पछताने लगी कि यह मेरे मुंह से क्या निकल गया। अब बेचारी शोभा की आफत है। मेरा बेटा उसे खींचते हुए मेरे कमरे में लेकर आया और बोला, बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? किसकी साजिश को अंजाम देने के लिए तू यहाँ आई है? तभी शोभा ने अपने चेहरे का घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह तो मेरा ही खून थी, मेरे भाई की बेटी और मेरी सगी भतीजी अनामिका। उसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई। मैंने कहा, तुम और यहाँ? उसे देख मेरा बेटा भी चौंक गया और कहने लगा, मम्मी देखा आपने, आपके भाई आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्होंने बदला लेने के लिए अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया ताकि वह आपको अपाहिज कर दे और उनका बदला पूरा हो जाए। कुछ समय पहले मेरे भाई ने अनामिका का रिश्ता मेरे बड़े बेटे के लिए भेजा था, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे बेटे को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अनामिका रोने लगी और मेरे पास बैठ गई। बोली, बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर पापा के कहने पर नहीं, बल्कि आपके छोटे बेटे अमन के कहने पर आपका ख्याल रखने आई थी। अनामिका ने जब मेरे छोटे बेटे का नाम लिया तो मैं चौंक गई। मेरा बड़ा बेटा अनुराग बोला, यह सब आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मिल गए हैं, जो नाना की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपके भाई और अमन मिलकर साजिश कर रहे हैं। अनुराग की बात सुन अनामिका गुस्से से तिलमिला गई और बोली, असल में साजिश तो आप कर रहे हैं, अपनी ही मम्मी को बीमार करना चाहते हैं ताकि उनके हिस्से की सारी जायदाद आप हड़प लें। वह दोनों आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, बस करो, बहुत हो गया, और तुम दोनों अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द उठने लगा है। मेरा बेटा कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका सिर दबाता हूं, लेकिन मैंने उसे भी बाहर जाने को कह दिया और फिर अपना कमरा बंद कर लिया। सारा माजरा यह था कि हम दो भाई बहन ही अपने पिताजी की सारी जायदाद के वारिस थे। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने बहुत वक्त पहले दिल्ली में एक बड़ी जमीन खरीदकर डाल दी थी। जब वह दिल्ली छोड़कर चले गए तो उन्होंने उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया और समय के साथ हम लोग भी उस जमीन को भूल चुके थे। कुछ महीने पहले ही हमें पता चला कि उस जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है।
और जब उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि हम उन्हें अपनी जगह बेच दें और उन्होंने इसकी कीमत 50 करोड़ लगाई थी, तब जाकर हमें पता चला कि मेरे दादाजी ने एक नहीं बल्कि ऐसी 2 जमीनें खरीदी थीं जिसके लिए हमें 100 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और हम सिर्फ 2 भाई बहन ही थे, इसीलिए जो पैसा था वह भी हमारे बीच बराबर ही बंटता। इसलिए अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बीमारी का इस सब से क्या लेना देना। मेरा बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था, छोटा बेटा भले ही लापरवाह था, लेकिन मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी जो पैसे मेरे हिस्से में आते वह तो बराबर ही मेरे दोनों बेटों में बंटते, तो इससे मेरे भाई को क्या फायदा हो सकता था। लेकिन फिर अनामिका यहाँ पर क्यों रह रही थी? अगर वह चाहती तो सामने से आकर भी मेरी सेवा कर सकती थी। फिर इस तरह से चेहरा ढककर और नौकरानी के भेस में इस घर में आने की जरूरत क्या थी? अब यह सब बातें मुझे बहुत ज्यादा उलझा रही थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलत है और क्या सही है। फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद से हर बात का पता करना होगा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अगले दिन अनुराग मेरे पास आया और बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं तो जानता ही नहीं था कि नौकरानी के भेस में अनामिका होगी। मैंने उससे कहा, अब यह सब बातें छोड़ दो, क्योंकि इनके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। फिर वह बोला, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ, हम आपका चेकअप करवाते हैं और पता करते हैं कि कहीं अनामिका ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। मैं उसके साथ अस्पताल चली गई। मैंने खुद डॉक्टर को सारी बात बता दी, तो डॉक्टर ने कहा, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, बस आपको कमर दर्द था। लेकिन अगर आपकी अच्छे से मालिश ना होती तब जरूर ऐसा हो सकता था कि आप बिस्तर से नहीं उठ पाती और लंबे समय तक बिस्तर पर रहने की वजह से आपको पैरालिसिस हो जाता या और भी कुछ हो सकता था। लेकिन आपने मालिश करवाकर बहुत अच्छा किया, जिसने आपको बचा लिया। डॉक्टर से बात करने के बाद अनुराग मुझे टेस्ट करवाने के लिए लेकर गया। वह बोला, मैं तसल्ली करना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दवाई तो नहीं दी गई है। फिर टेस्ट के लिए खून का सैंपल देकर हम दोनों घर लौट आए। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि अनामिका अपना सामान लेकर जा रही थी। मैंने उससे कहा, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक सच्चाई का पूरी तरह से पता नहीं चल जाता तब तक तुम यहीं रहोगी। अनामिका रोने लगी और बोली, बुआ आप मुझ पर शक कर रही हैं? क्या? मैंने कहा, मैं किसी पर भी शक नहीं कर रही हूँ। बस मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है। फिर मैंने उसे कहा, अमन को भी यहीं बुला लो ताकि मैं उससे भी बात कर लूं। अगले दिन जब अनुराग मेरी रिपोर्ट लेकर घर आया तो वह बहुत गुस्से में था। वह बोला, मम्मी डॉक्टर ने बोला है कि आपके खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा था, तभी अनामिका खाना लेकर आई। और अनुराग उस पर चिल्लाने लगा, तुम ही मम्मी को खाना खिलाती थी ना, जरूर तुमने ही खाने में कुछ मिलाया होगा। अनामिका रुआसी होकर बोली, मैं भला बुआ के खाने में क्यों कुछ मिलाऊंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो यहाँ बुआ का ख्याल रखने के लिए आई थी। फिर वह बोली, और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं खुद यह खाना खा लेती हूँ। आप बुआ को बाहर से खाना मंगवाकर खिला दें। अनामिका ने पूरा खाना मेरे सामने बैठकर ही खाया। अब तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं रह गई थी। तो मैं अपने बेटे की तरफ घूर कर देखने लगी। वह गुस्से से भरा हुआ वहां से चला गया। मैंने तुरंत ही अमन को फोन करके घर बुलाया। जब वह आया तो मैंने उससे पूछा, यह सब क्या चल रहा है? तुम घर पर क्यों नहीं रहते? तो वह बोला, भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? मैंने उससे कहा, वह कौन होता है तुम्हें इस घर से निकालने वाला? यह मेरा और तुम्हारे पिताजी का घर है। तुम अब इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे। तभी वह कुछ कहते कहते रुक गया। फिर थोड़ा सोचकर बोला, चलिए ठीक है, यह सब बातें छोड़ दीजिए। आप मामा जी से मेरे लिए अनामिका का हाथ मांग लें, क्योंकि मैं अनामिका को पसंद करता हूँ। उसके मुंह से यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर मैंने कहा,
ठीक है, मैं बात करूंगी। फिर मैंने अमन से कहा, तुम दोनों भाई मिलकर मेरे साथ क्या नाटक कर रहे हो? आखिर तुम लोगों को यह सब करने की क्या जरूरत है? और एक दूसरे पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? मैंने अमन को बहुत देर समझाया और वह मेरी हर बात में हाँ में सिर हिलाता रहा और फिर कुछ देर बाद वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी तो मैंने अनामिका को बाहर जाते हुए देखा। मैं भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दी। मैंने देखा कि घर से थोड़ी ही दूर पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें मेरा बेटा अमन बैठा हुआ था और अनामिका भी उस गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैंने भी तुरंत एक रिक्शा कर लिया और उसका पीछा करने के लिए कहा। कुछ दूरी पर जाकर जब गा रुकी तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि जिस जगह अमन ने गा रोकी थी यह वही जगह थी जहां हमारी जमीन है। अमन किसी आदमी से बात कर रहा था। फिर मैं वहां से घर वापस चली आई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अनुराग मेरे पास आया और मेरे पैर दबाते हुए कहने लगा, मम्मी, आप मामा से मेरे और अनामिका के रिश्ते के लिए बात करें। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं दंग रह गई कि इन दोनों भाइयों को अचानक से अनामिका इतनी अच्छी क्यों लगने लगी थी। मैंने अनुराग से पूछा, अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अभी तक तो तुम्हें अनामिका बहुत बुरी लगती थी और एकदम से वह अच्छी कैसे लगने लगी? इससे पहले कि अनुराग कुछ कहता तभी अमन की आवाज आई। वह बोला, मैं बताता हूँ। मैंने जब पलटकर देखा तो अमन और अनामिका कमरे में दाखिल हो रहे थे। अमन बोला, मम्मी, मैं आपको बताता हूँ कि अब अचानक से भैया अनामिका से शादी क्यों करना चाहते हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताता हूँ। फिर वह बोला, यह बात अभी की नहीं है। दरअसल यह कहानी तब शुरू होती है जब भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे और वह गलत संगत में पड़ गए। उन्होंने बहुत गलत लड़कों से दोस्ती कर ली। भाई पढ़ाई का बहाना बनाकर उन लड़कों के साथ गैरकानूनी काम करने लगे थे और इसकी वजह एक लड़की थी। यह एक गलत लड़की के चक्कर में फंस गए जो इन्हें बेवकूफ बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। उसकी नाजायज मांगों को यह घर के पैसों से पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने पैसे कमाने के लिए गैरकानूनी काम करना शुरू कर दिए। जब मामाजी ने अनामिका का रिश्ता भेजा तो उस वक्त इन्होंने इसीलिए इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि इनका अफेयर उस लड़की से चल रहा था जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता था। जब मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की तो यह मुझसे ही झगड़ने लगे। यह उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की की एक शर्त थी, वह यह कि भैया के नाम पर कोई भी जायदाद नहीं थी और उसने कहा कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हारे नाम कम से कम घर तो होना ही चाहिए। अनुराग भैया ने कागजात तैयार करवाकर और आपकी आंखों में धूल झोंककर धोखे से उन कागजों पर आपके साइन करवा लिए और यह घर अपने नाम करवा लिया और कारोबार का बहाना करके यह पूरा पूरा दिन उस लड़की के साथ रहते हैं और उसकी नाजायज मांगें पूरी करते रहते हैं। उस लड़की का लालच बढ़ता गया। फिर उसी लड़की के कहने पर इन्होंने आपको बाजार में चोट पहुंचवाई ताकि इन्होंने जो किराए पर लड़की लाई थी उसे यह नौकरानी बनाकर इस घर में भेज सकें, जिससे वह आपको और भी ज्यादा बीमार बना दे। लेकिन ऐन मौके पर मैंने उस लड़की को ज्यादा पैसे देकर कहीं दूर भेज दिया और उसकी जगह अनामिका को यहां भेज दिया ताकि वह आपका ख्याल रख सके। भाई अनामिका को जो भी गलत दवाइयां आपको खिलाने के लिए देते थे वह सब फेंक देती थी और आपकी मालिश भी करती थी। जो नर्स आपको एक्सरसाइज कराने आई थी उसे भी इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए रखा हुआ था ताकि यह आपकी नज़रों में अच्छे बन सकें। मैं और अनामिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब यह बात इन दोनों को पता चली तो उस लड़की ने ज्यादा दौलत हड़पने के लिए इन्हें यह सलाह दी कि यह अनामिका से शादी कर लें, क्योंकि अनामिका मामा की इकलौती औलाद है और उनके हिस्से की सारी जायदाद भी अनामिका को ही मिलेगी। तो अगर यह अनामिका से शादी करेंगे तो उसके हिस्से की जायदाद भी इन्हें ही मिल जाएगी
और शादी होते ही यह किसी भी तरह से अनामिका की जायदाद भी हड़प लेंगे और उसे तलाक दे देंगे। फिर यह उस लड़की के साथ ऐश की जिंदगी जिएंगे। अमन के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस बेटे को मैंने इतना प्यार दिया उसी ने मेरे साथ यह सब किया। वह अपनी माँ की ममता ही भूल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा दौलत के लालच में इतना कैसे गिर सकता है। मैंने अनामिका की शादी अमन से करवा दी और अपने बड़े बेटे को उसका हिस्सा देकर आज़ाद कर दिया। मैंने उससे कह दिया, तुम जिस लड़की के लिए अपनों के साथ ही साजिश रच रहे थे, अब तुम उसके पास जाकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अनुराग मेरे पास वापस आ गया। वह बोला, माँ, वह लड़की तो धोखेबाज निकली। वह पैसों की खातिर और ना जाने कितने लड़कों को फंसा रही थी। अब जाकर मुझे उसकी सच्चाई पता चली है। मुझे माफ कर दो माँ। उस लड़की के प्यार में मैं अपनी सगी माँ के प्यार को भूल गया। मैंने भी अपने बेटे को माफ कर दिया। मैंने सोचा, अगर कोई इंसान अपनी गलती मान ले तो हमें भी उसे माफ कर देना चाहिए। अनुराग ने मुझे घर के कागजात वापस कर दिए। अब मेरा बड़ा बेटा अपने पिता के साथ विदेश में जाकर कारोबार में हाथ बटा रहा है और मैं भी अब बहुत खुश हूं कि मेरे परिवार में अब सब कुछ अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी मैं आपको आगे भी सुनाती रहूं। थैंक यू।